चलिए आइए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व के पर्वत पठार और मैदान। विश्व के पर्वत पठार मैदान को हम लोग पढ़ रहे हैं। पर्वत के विषय में हम लोग पढ़े हैं और कौन सा पर्वत कहाँ है, कई सारे अन्य पर्वतों से हम आपको अवगत करवाए हैं। अब जो है आपको विश्व के कुछ और पर्वतों से, विश्व के कुछ और पर्वतों से हम आपको अवगत करवाएंगे। तो विश्व के कुछ अन्य प्रमुख पर्वत से अवगत करवा देंगे, लेकिन उससे पहले जो है अब पठार को समझिए। पठार को समझिए, फिर लिखाने वक्त जो है दोनों को एक साथ लिखा देंगे। पठार पर्वत, आप सब लोग जानते हैं कि पर्वत किसे कहते हैं। पर्वत का परिभाषा हम आपको बतलाए थे और कल के क्लास में जो हम आपको बताए हैं, एक दो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। सम्मिलित रूप से ही आप सब लोग जवाब दीजिए। बताइए कि आपको जाग्रोस पर्वत कहां है? ईरान में। आसिर पर्वत श्रेणी कहां? सऊदी अरब में। पेनाइन पर्वत कहां है? ब्रिटेन। कहां है? ब्रिटेन। एपिनाइन्स इटली। एपिनाइन्स इटली। पिरेनीज पर्वत किस दो देश को अलग करता है? स्पेन को फ्रांस से। जूरा पर्वत कहां है? स्विट्जरलैंड में। जूरा पर्वत कहां है? स्विट्जरलैंड। अच्छा, भारत का जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुरा पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण? अवशिष्ट। इक्वेडोर का माउंट कोटोपेक्सी किस प्रकार के पर्वत? ज्वालामुखी। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण? वलित पर्वत के उदाहरण। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट किसका उदाहरण? क्या? ब्लॉक। अमेरिका का हेनरी पर्वत किसका उदाहरण? गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण। किसका उदाहरण है? गुंबदाकार। गुंबदाकार पर्वत का उदाहरण है। तो चलिए ठीक है, और भी कुछ पर्वत से हम लोग अवगत होंगे। पठार को समझिए, पठार किसे कहते हैं? देखिए, पठार, अगर आप पर्वत पठार मैदान जो शुरू किए थे उसका अगर आप पहला क्लास किए होंगे, पर्वत पठार मैदान जो हम आपको शुरू किए थे उसका अगर आप पहला क्लास किए होंगे, तो उस पहला क्लास में, उस पहला क्लास की अगर हम लोग बात करें तो पहला क्लास में पर्वत पठार मैदान का मानचित्र हम आपको बनाए थे। पर्वत पठार मैदान का मानचित्र बनाए थे और इस रूप में हम आपको दिखाए थे पर्वत पठार और मैदान को। ये पर्वत है, ये पठार है और ये मैदान है, मैदान है। तो आपको पठार, पठार की अगर हम लोग बात करें तो पठार भी धरातल से, समतलीय भाग से या मैदानी भाग से ऊंचा उठा हुआ होता है और इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो इसकी ऊंचाई कम से कम 500 से 600 मीटर होनी चाहिए।
धरातल या समतलीय भाग से कम 500 से 600 मीटर ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका शीर्ष सपाट हो, ढाल मंद हो और आधार विस्तृत हो, वही पठार कहलाता है। आप किसी भी वस्तु को यहां पर रखिएगा, किसी भी वस्तु को यहां पर रखिएगा, थोड़े गिरेगा, नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आप पर्वत में किसी भी वस्तु को यहां पर रखिएगा, तुरंत नीचे आ जाएगा। तो यह हो गया ढाल तीव्र और यह हो गया ढाल मंद। पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें तो पूरे विश्व में अनेकों पठार है। अनातोलिया का पठार, मेसेटा का पठार, पोतबार का पठार, अबिसीनिया का पठार, ओजार का पठार, तथा अन्य अनेकों पठार है। तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, अनेकों पठार है पूरे विश्व में। और आप अगर पहला क्लास किए होंगे तो हमने आपको यह बात बतलाया था कि विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भूभाग पर पठार है। भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में भी पठार है। भारत में भी अनेकों पठार है। छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार, ये तमाम पठार तो भारत में है। और जब आप भारत का भूगोल पढ़ रहे थे तो वहां पर हम आपको भारत के पठार से अवगत करवाए हैं। जब आप भारत का भूगोल पढ़ रहे थे तो वहां पर हम आपको भारत के पठार से अवगत करवाए हैं। वहां पर हम आपको भारत के पठार से अवगत करवाए हैं। ठीक है, भारत के पठार से हम लोग अवगत हो चुके हैं। यहां पर विश्व के प्रमुख पठार से हम लोग अवगत होंगे। अब देखिए, पठार की अगर आप बात करेंगे तो पठार भी कई प्रकार के होते हैं। अंतः पर्वतीय पठार, गिरिपाद पठार, ज्वालामुखी पठार, फिर इसके बाद आपको महाद्वीपीय पठार, ये सब पठार के प्रकार हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं, ज्वालामुखीय पठार किसे कहते हैं, महाद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, गिरिपाद पठार किसे कहते हैं, गिरिपाद पठार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए अंतः पर्वतीय पठार। अंतः पर्वतीय पठार, देखिए, जब दो पर्वतों के बीच में कोई पठार हो तो उसे अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। जब दो पर्वतों के बीच में कोई पठार हो तो उसे अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि देखिए, यह पर्वत है, यह भी पर्वत है। इन दोनों पर्वतीय क्षेत्र के बीच में जो पठार होता है या जो पठारी भाग होता है उसी को अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। आप आएंगे मानचित्र पर तो आपको एक भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसके उत्तर जाइएगा तो आपको चीन मिलेगा। चीन में कुनलुन शान पर्वत है, सॉरी कुनलुन शान पर्वत है। हाँ, कुनलुन शान पर्वत है। चीन में कुनलुन शान पर्वत है। चीन में कुनलुन शान पर्वत है और भारत में हिमालय पर्वत है। भारत के हिमालय पर्वत और चीन के कुनलुन शान पर्वत के बीच में एक पठार है। तिब्बत का पठार।
चीन के कुनलुनसान पर्वत और भारत के हिमालय पर्वत के बीच में ही तिब्बत का पठार है, जिसे हम लोग पामीर का पठार भी कहते हैं, जिसे हम लोग पामीर का पठार भी कहते हैं। और जो यह तिब्बत का पठार है, यह अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है, क्योंकि ये दो पर्वतों के बीच में है। जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है, क्योंकि यह दो पर्वतों के बीच में है। और जो पामीर का पठार है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार पामीर का पठार ही है। इसकी ऊंचाई जानते हैं, 5000 मीटर है। 5000 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे विश्व का छत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विश्व का छत। क्या कहा जाता है? विश्व का छत। विश्व का छत इसे कहा जाता है। इसके बाद आगे है आपको गिरिपद पठार। आगे है आपको गिरिपद पठार। देखिए, जब किसी पर्वत के निचले हिस्सा में कोई पठार होता है, जब किसी पर्वत के निचले हिस्सा में कोई पठार होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग गिरिपद पठार। यूएसए का अलास्का गिरिपद पठार का उदाहरण है। यूएसए का अलास्का गिरिपद पठार का उदाहरण है। इसके बाद आगे है आपको ज्वालामुखीय पठार। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठार को ज्वालामुखीय पठार कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के दक्कन के लावा का पठार ज्वालामुखीय पठार का उदाहरण है। देखिए, जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो उससे पर्वत भी बनते हैं, उससे पठार भी बनते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठार को हम लोग ज्वालामुखीय पठार कहते हैं। फिर आपको आगे महाद्वीपीय पठार। जब किसी देश या महादेश का अधिकतर भाग पठारी हो तो उसी को महाद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, या दक्षिण भारत का पठार, ब्राजील का पठार, यह सब महाद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद अगर आप विश्व की बात करेंगे तो विश्व में अनेकों महत्वपूर्ण पठार है। जैसे आपको अनातोलिया का पठार टर्की में है, पामीर का पठार चीन में है, प्रायद्वीपीय पठार भारत में है, पोतबार पठार पाकिस्तान में है, अबिसिनिया पठार इथियोपिया में है, मेसेटा पठार स्पेन में है, चियापास पठार मेक्सिको में है, चियापास पठार मेक्सिको में है, माटो ग्रासो पठार ब्राजील में है, माटो ग्रासो पठार ब्राजील में है, अलास्का का पठार यूएसए में है, ओजार का पठार यूएसए में है, ओजार का पठार यूएसए में है। यह विश्व के महत्वपूर्ण पठार है, जिसके विषय में आपको याद रखना है कि कहां है, किस देश में है। जैसे पर्वत के विषय में कल पर्वत सब समझा दिए थे, उसके बाद पर्वत के विषय में हम आपको बताए थे कौन पर्वत कहां है कहां नहीं है। तो उसी प्रकार से इन चीजों को भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब नीचे से लिखिए, दीजिए तो किताब। पेन है दूगो, दीजिए तो एगो। चलिए, है अच्छा, ठीक है। चलिए लिखिए, और जो है देखते जाइए और लिखते जाइए फटाफट। जगह होगा क्या छोड़ना है, लिखा रहे हैं ना।
चलिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? आए, मुंह देख रहे हैं? किसका मुंह देख रहे हैं? अपना। ऐसे ही देखते रहिए। देख रहे हैं ना? आइए, मानचित्र पर आइए। उत्तरी अमेरिका महादेश के मानचित्र पर आइए। देखिए, गौर कीजिएगा। उत्तरी अमेरिका प्राकृतिक और राजनीतिक पलटिए ना। पेज नंबर क्या वो जो है वो, जाइए ना, कंटेंट वाला पेज में जाइए ना। हाँ, जो भी है अपना देखिए ना। देखिए, आइए इधर आइए। अलास्का, अलास्का है ये। अलास्का पर कौन देश का अधिकार है? अमेरिका में ना है अलास्का। अलास्का में आप देखिए ब्रुक्स पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत? ब्रुक्स। ब्रुक्स, ब्रुक्स पर्वत आपको अलास्का में मिलेगा। तो यूएसए के अलास्का में ब्रुक्स पर्वत है। इसके बाद आपको अलास्का में ही अलास्का पर्वत श्रेणी मिलेगा, अर्थात अलास्का पर्वत श्रेणी यूएसए में है, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी यूएसए में है। फिर उसके नीचे आइएगा, कनाडा में आपको मैकेंजी पर्वत मिलेगा। मैकेंजी पर्वत कनाडा में मिलेगा। फिर उसके नीचे आइएगा तो कैरिबू पर्वत भी, कैरिबू पर्वत भी आपको कहां मिलेगा? कनाडा में। फिर इसके बाद जो है आप इस भाग में आइएगा तो यूएसए में आपको कैस्केड पर्वत श्रेणी मिलेगा। कौन सा पर्वत श्रेणी? कैस्केड। कैस्केड पर्वत श्रेणी जो है आपको मिलेगा, कैस्केड पर्वत श्रेणी मिलेगा। फिर कैस्केड के नीचे में आइएगा तो सिएरा नेवादा नामक पर्वत श्रेणी जो है आपको मिलेगा। फिर इसके बाद जो है आप यूएसए के पूर्वी भाग में आइए, इस दिशा में आएंगे तो यहां पर आपको कई सारे पर्वत मिलेंगे, जैसे कि अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत आपको मिलेगा। अपलेशियन के आप नीचे आइएगा तो ब्लू रिज पर्वत मिलेगा, ब्लू रिज पर्वत मिलेगा। और फिर अपलेशियन के उत्तर में आप आइएगा तो एलिघनी पर्वत मिलेगा, एलिघनी पर्वत मिलेगा। और अपलेशियन के पूर्वी भाग में आप जाइएगा तो नार्टे डैम पर्वत मिलेगा, नार्टे डैम पर्वत मिलेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ब्लू रिज, अपलेशियन, एलिघनी और नार्टे डैम पर्वत ये सभी के सभी कहां है? आपको यूएसए में है। समझ गए? यूएसए में है। तो नीचे से लिखिए, ब्रुक्स। नीचे से लिखिएगा ब्रुक्स, 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 कोमा अलास्का पर्वत श्रेणी। ब्रुक्स, कोमा अलास्का पर्वत श्रेणी, कोमा कैस्केड पर्वत श्रेणी, कैस्केड पर्वत श्रेणी, कैस्केड पर्वत श्रेणी, कैस्केड पर्वत श्रेणी, कोमा अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत, कोमा अपलेशियन पर्वत, कोमा नार्टे डैम पर्वत, नार्टे डैम पर्वत, नार्टे डैम पर्वत, नार्टे डैम पर्वत, कोमा ब्लू रिज पर्वत, ब्लू रिज पर्वत, ब्लू रिज पर्वत, कोमा एलिघनी पर्वत, कोमा एलिघनी पर्वत, ब्लू रिज पर्वत, कोमा एलिघनी पर्वत, एलिघनी पर्वत, एलिघनी पर्वत इत्यादि इत्यादि यूएसए में स्थित है, इत्यादि यूएसए में स्थित है, इत्यादि यूएसए में स्थित है। आगे मैकेंजी पर्वत और कैरिबू पर्वत, मैकेंजी, मैकेंजी पर्वत और कैरिबू पर्वत, मैकेंजी पर्वत और कैरिबू पर्वत, मैकेंजी पर्वत और कैरिबू पर्वत कनाडा में स्थित है। मैकेंजी पर्वत और कैरिबू पर्वत कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित है।
कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित है, लिख लिए। इसके बाद अब अगर आपके पास मानचित्र है, ठीक है, अगर आपके पास मानचित्र है तो आप जो है दक्षिणी अमेरिका महादेश में आ जाइए। दक्षिणी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश जिसमें ब्राजील, गुयाना, उरुग्वे, पराग्वे जैसे देश है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ब्राजील में जो है आपको परेसी पर्वत श्रेणी और गोयास पर्वत श्रेणी, परेसी पर्वत श्रेणी और गोयास पर्वत श्रेणी, ये दोनों ब्राजील में है। समझ कहां है? ब्राजील में। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा परेसी पर्वत श्रेणी, परेसी पर्वत श्रेणी और गोइयास पर्वत श्रेणी, परेसी पर्वत श्रेणी और गोइयास पर्वत श्रेणी, परेसी पर्वत श्रेणी और गोइयास पर्वत श्रेणी ब्राजील में स्थित है, ब्राजील में स्थित है। परेसी पर्वत श्रेणी और गोइयास पर्वत श्रेणी ब्राजील में स्थित है, ब्राजील में स्थित है, ब्राजील में स्थित है। चलिए इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में आना है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आइए। ऑस्ट्रेलिया में आए, चलिए ऑस्ट्रेलिया में आप आइएगा तो ऑस्ट्रेलिया में कई सारे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। एक तो सबसे पहला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। इसके आप नीचे आइएगा तो सनोई पर्वत मिलेगा, सनोई पर्वत मिलेगा। फिर इसके बाद जो है आप ऊपर आइएगा, इस भाग में ग्रेगरी पर्वत मिलेगा, ग्रेगरी पर्वत मिलेगा। और इसके बाद जो है आप ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको विक्टोरिया पर्वत श्रेणी मिलेगा। विक्टोरिया के बाद हर्सेल पर्वत श्रेणी और डार्लिंग पर्वत श्रेणी, विक्टोरिया, हर्सेल और डार्लिंग, ये तीनों पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ही एक केन्नाब पर्वत श्रेणी भी मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी, स्नोई पर्वत श्रेणी, ग्रेगरी पर्वत श्रेणी, विक्टोरिया पर्वत श्रेणी, डार्लिंग पर्वत श्रेणी, ये सभी पर्वत श्रेणी जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो नीचे से लिखिए, लिखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। अब नीचे से लिखिएगा स्नोई पर्वत, स्नोई पर्वत, स्नोई पर्वत, स्नोई पर्वत, कोमा न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी, स्नोई पर्वत कोमा न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी, न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी, कोमा ग्रेगरी पर्वत श्रेणी, ग्रेगरी पर्वत श्रेणी, ग्रेगरी पर्वत श्रेणी, कोमा
विक्टोरिया पर्वत श्रेणी, विक्टोरिया पर्वत श्रेणी, कोमा डार्लिंग पर्वत श्रेणी, डार्लिंग पर्वत श्रेणी, डार्लिंग पर्वत श्रेणी, कोमा हर्षेल पर्वत श्रेणी, हर्षेल पर्वत श्रेणी, हर्षेल पर्वत श्रेणी, कोमा केन्नाब पर्वत श्रेणी, केन्नाब के नन्ना संजू का ब, केन्नाब पर्वत श्रेणी, कोमा मसग्रेब पर्वत श्रेणी, मसग्रेब पर्वत श्रेणी, मसग्रेब, मसग्रेब पर्वत श्रेणी, कोमा मैकडॉनल पर्वत श्रेणी, मैकडॉनल पर्वत श्रेणी इत्यादि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इत्यादि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इत्यादि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए हो गया। अब आगे हेडिंग मारिएगा पठार। आगे हेडिंग मारिएगा पठार, पठार। लिखिएगा पठार डैश दे करके। धरातल से, धरातल से आगे हेडिंग मारिएगा पठार, पठार। धरातल से, धरातल से कम से कम, धरातल से कम 500 से 600 मीटर, धरातल से कम 500 से 600 मीटर ऊंचा उठा हुआ, ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल, ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थल जिसका शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊपरी भाग, जिसका शीर्ष यानी ऊपरी भाग, जिसका शीर्ष सपाट हो, जिसका शीर्ष सपाट हो, जिसका शीर्ष सपाट हो, ढाल मंद हो, ढाल मंद हो, पठार कहलाता है। पठार कई प्रकार के होते हैं, पठार कई प्रकार के होते हैं, पठार कई प्रकार के होते हैं जो निम्न है। पठार कई प्रकार के होते हैं जो निम्न है। अब नीचे से अंतर पर्वतीय पठार, नीचे से अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार डैश देकर के लिखिए, अंतर पर्वतीय पठार डैश देकर लिखिए, अंतर पर्वतीय पठार डैश देकर लिखिए, डैश देकर लिखिए। दो पर्वतों के बीच में, दो पर्वतों के बीच में स्थित पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं।
तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है, क्योंकि यह हिमालय पर्वत और कुनलुन सान पर्वत, क्योंकि यह हिमालय पर्वत और कुनलुन सान पर्वत, कुनलुन सान पर्वत, क्योंकि यह हिमालय पर्वत और कुनलुन सान पर्वत, हिमालय पर्वत और कुनलुन सान पर्वत, कुनलुन सान पर्वत के बीच में स्थित है। कुनलुन सान पर्वत के बीच में स्थित है। नीचे से तिब्बत के पठार को ही पामीर का पठार भी तिब्बत के पठार को ही पामीर का पठार भी कहते हैं। तिब्बत के पठार को ही पामीर का पठार भी कहते हैं। तिब्बत के पठार को ही पामीर का पठार भी कहते हैं। तिब्बत के पठार को ही पामीर का पठार भी कहते हैं। तिब्बत के पठार को ही पामीर का पठार भी कहते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर, इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। आगे गिरिपद पठार, गिरिपद पठार, गिरिपद पठार, गिरिपद पठार पर्वत के निचले भाग में पर्वत के निचले भाग में स्थित पठार को गिरिपद पठार कहते हैं। अलास्का का पठार अलास्का का पठार गिरिपद पठार का उदाहरण है।
नेक्स्ट पॉइंट, ज्वालामुखीय पठार। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठार को ज्वालामुखीय पठार कहते हैं। महाराष्ट्र के दक्कन का लावा का पठार, महाराष्ट्र के दक्कन का लावा का पठार, महाराष्ट्र के दक्कन का लावा का पठार महाराष्ट्र के दक्कन का लावा का पठार ज्वालामुखीय पठार का उदाहरण है। आगे, महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार, जब किसी देश महाद्वीपीय पठार जब किसी देश या महादेश जब किसी देश या महादेश का अधिकांश हिस्सा पठारी हो तो उसे महाद्वीपीय पठार कहते हैं। ग्रीनलैंड का पठार, ब्राजील का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, ब्राजील का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ग्रीनलैंड का पठार, ब्राजील का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार इत्यादि इत्यादि महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है। इत्यादि महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है। इत्यादि महाद्वीपीय पठार के उदाहरण है। चलिए, अब जो ये बात बताए हैं, ओजार्क का पठार यूएसए में है, अनातोलिया का पठार टर्की में है, पोटवार का पठार पाकिस्तान में है, मेसेटा का पठार स्पेन में है, ओजार्क का पठार यूएसए में है, अलास्का का पठार यूएसए में है, पिडमोंट का पठार यूएसए में है। लिखिए स्टार मार के। क्या हो रहा है जी? लिखिए। ओजार्क पठार, ओजार्क पठार, ओजार्क पठार, कोमा, अलास्का का पठार,
पिडमोंट पठार, पिडमोंट पठार, इत्यादि यूएसए में है। आगे माटो ग्रासो का पठार ब्राजील में है। माटो ग्रासो का पठार ब्राजील में है। माटो ग्रासो का पठार ब्राजील में है। आगे पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है। मेसेटा का एक मिनट चियापास का पठार मेक्सिको में है। चियापास, चियापास का पठार मेक्सिको में है। मेक्सिको में है। आगे मेसेटा का पठार स्पेन में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है। मेसेटा का पठार स्पेन में है। आगे अनातोलिया का पठार तुर्की में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है। आगे पोटवार का पठार, पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। आगे अबिसीनिया का पठार इथियोपिया में है। अबिसीनिया, अबिसीनिया का पठार इथियोपिया में है। अबिसीनिया का पठार इथियोपिया में है। देश है इथियोपिया, दक्षिणी अफ्रीका महादेश का है। अबिसीनिया का पठार इथियोपिया में है। आगे सान का पठार म्यांमार में है। सान, सान का पठार म्यांमार में है। लिख लिए। कोरात का पठार थाईलैंड में है। कोरात, कोरात का पठार थाईलैंड में है। कोरात का पठार थाईलैंड में है। कोरात का पठार थाईलैंड में है। जितना महत्वपूर्ण पठार है लिखा दिए। हो गया। अब जो है गंगा का मैदान भारत में है, हांगो का मैदान चीन में है, मंचूरिया का मैदान चीन में है, तो ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सीधा जानिए, जिस देश में जो नदी बहती है उस नदी के द्वारा मैदान का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो जिस देश में बहती है वहां है, हो गया, काम खत्म है। ठीक है, अब आगे क्या है? नदियों के किनारे बसे शहर बहुत, तो सब प्रमुख शहर तो बताइए दिए। विश्व की प्रमुख जनजाति,
इसमें हम क्या समझाएंगे, इसमें तो कौन जनजाति कहाँ रहता है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका पीडीएफ हम दे देते हैं, अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है, हाय पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, आप अपना लिख लीजिएगा, काम खत्म है। और सुनिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए, लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया आपका। ठीक है, जनजाति हम दे देंगे, आप अपना लिख लीजिएगा, कॉपी में याद कर लीजिएगा। ठीक है, विविध में क्या पढ़िएगा, क्या बोल रहे हैं? हैं? नहीं बताए हैं, छूटा हुआ है, क्या है दिखाइए। ओ, देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने वाला। ओ क्वेश्चन जो है बताना है, यही ना? चलिए तो अच्छा ठीक है, दीजिए तो दीजिए, थोड़ा देखते हैं क्या है उसमें। देशांतर द्वारा समय ज्ञात करने वाला बोल रहे हैं, है कॉपी में? दिखाइए तो क्या बताए थे, कितना बताए थे, थोड़ा देखना। ओ, अक्षांश देशांतर बताना है। अच्छा, समझ गए हैं क्या छूटा हुआ, हम समझ गए हैं चीज को। देशांतर द्वारा समय ज्ञात करना समझना है। अच्छा ठीक है, तब तो हम सोचे कि खत्म कर देंगे। ठीक है, तब तो जनजाति भी पढ़ाइए देंगे। अगले क्लास में जनजाति 10-15 मिनट का टॉपिक है, जनजाति खत्म कर देंगे, और देशांतर द्वारा जो है समय ज्ञात करना ये भी बता देंगे। 2, 4, 5, 10 गो जिस टाइप का बीपीएससी पूछा है, बीपीएससी जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा है उस टाइप का 2, 4, 5, 10 गो क्वेश्चन करवा देंगे। और देशांतर बतलाया हुआ है, अक्षांश बतलाना है। ठीक है, देशांतर बतलाया हुआ, अक्षांश बतलाना है, तो ये सब चीज जो है हम आपको बतला देंगे। ठीक है, चलिए तो अब हल्ला मत कीजिए, है शांत रहिए, एकदम हल्ला करते रहते। देखिए आपको जो है ऑब्जेक्टिव नहीं करवाया गया है, और ऑब्जेक्टिव लगभग हम किसी भी बैच में नहीं करवाए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम नहीं करवाए हैं। और जो है आप लोग जितने भी लोग हैं 7 से 9 बैच के जो भी लोग हैं, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए हैं, बैच में नहीं करवा पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि 7 से 9 में जो है ऑब्जेक्टिव, अब थ्योरी 7 से 9, देखिए 4 गो फाउंडेशन बैच है, 8 से 10, 10 से 12, 5 से 7, 7 से 9। तो जो 7 से 9 बैच है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव शुरू करने, ऑब्जेक्टिव का क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर ऑब्जेक्टिव का क्लास चलेगा, समझे? और ऑब्जेक्टिव में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तीनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। और जो है आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू एक प्रकार से कहिए तो पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। तो
आपके बैच में भी तो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। किसी भी बैच में हम ऑब्जेक्टिव किसी भी बैच में नहीं करवाए हैं, तो किसी भी बैच में नहीं करवाए हैं तो ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर बैच ला करके ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। और YouTube पे नहीं, संस्थान के एप्लीकेशन पर जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव होता जाएगा वैसे वैसे जो है उसका वीडियो संस्थान के एप्लीकेशन पर अपलोड होते जाएगा। आप एक बात जानते हैं, संस्थान के एप्लीकेशन पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वीडियो अवेलेबल है और फ्री में अवेलेबल है। आप जानते हैं ये बात? जानते हैं? तो जानते हैं तो किए हैं? कितने लोग ये बात जानते हुए इसका फायदा उठाए हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। किए हैं आप लोग? तो जैसे ठीक है, वहां पर हम बैच लाएंगे, ऑब्जेक्टिव का बैच लाएंगे, बैच पेड होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है जब कंप्लीट होता जाएगा तो एप्लीकेशन पर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव अवेलेबल है, उसी प्रकार से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव जो है निःशुल्क में एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगा। तो आप वहां से जो है आराम से कर सकते हैं, समझिए, वहां से आराम से कर सकते हैं। तो आगे जो है अगले शुक्रवार से 7 से 9 में, समझ गए, 7:30 से 9 में ऑब्जेक्टिव का बैच यहां पर हम अपना ला रहे हैं। और केमिस्ट्री या जो भी साइंस में चल रहा होगा वो अपना चलेगा, वो अपना खत्म होगा। और फिर आप लोग को अगर सब्जेक्टिव पढ़ना है तो 3 बैच है, तीनों बैच में एक में हिस्ट्री चल रहा है, एक में पॉलिटी, एक में ज्योग्राफी चल रहा है। 8 से 10 में ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी में भारत के पर्वत पठार मैदान चल रहा है, तीसरा चैप्टर शुरू ही किए हैं। और पॉलिटी पढ़ना है, 10 से 12 में पॉलिटी चल रहा है। संघ का शासन शुरू किए हैं कल ही, राष्ट्रपति पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रपति का एक क्लास हुआ है। और अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो शाम में 5:30 से 7 में जो है आपको मॉडर्न चल रहा है, 2 चैप्टर खत्म हुआ है, तीसरा चैप्टर शुरू किए हैं कल ही। मतलब तीनों बैच में नया नया चैप्टर शुरू किए हैं, समझ गए, तीनों बैच में सब्जेक्टिव। तो वहां पर जाकर के आप कर सकते हैं, वहां पर जाकर के आप कर सकते हैं। और 7 से 9 में हम ऑब्जेक्टिव का बैच लाने जा रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव का बैच इसलिए लाने जा रहे हैं, देखिए, ऑब्जेक्टिव का बैच लाएंगे तभी ऑब्जेक्टिव हम करवा पाएंगे। और इससे होगा कि सबको फायदा होगा, सब बैच वालों को फायदा होगा, जो भी संस्थान में पढ़ रहा है सबको फायदा होगा। ठीक है, तो ये बात है। और अगले शुक्रवार से आ रहा है ऑब्जेक्टिव का बैच, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का बैच आ रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का बैच आ रहा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का बैच आ रहा है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है करवाएंगे। देखिए, हम प्रयास किए करवाने का बैच में, लेकिन हो नहीं पाया। तीनों में प्रयास किए हैं लेकिन हो नहीं पाया। इसी वजह से ऑब्जेक्टिव का एक अलग बैच दे करके जो है ऑब्जेक्टिव के थ्रू सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। समझे? बोलिए। आए? हम लोग भी आ सकते हैं। तो फाउंडेशन बेचना है, फाउंडेशन बेचना है जी। देखिए, बात क्या है, बात हम आपको बताते हैं, सुनिए। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव में अलग पढ़ाया जाता है और ऑब्जेक्टिव में अलग पढ़ाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ज्यादा होता है, होता वही है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है ऑब्जेक्टिव में। और देखिए, बात ऐसन है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं, या तो आप पुलिस की तैयारी करते होंगे या सब इंस्पेक्टर या डीएसपी, इसी सब की तैयारी आप करते होंगे।
आपके परीक्षा में पूछा क्या जाता है, ये बताइए। क्या पूछा जाता? ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है। एक क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन होता है, उसमें से एक टिक करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाना, ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाना जरूरी है, जरूरी है। जैसे हम आपको बता दें कि जैसे हम हो या बिट्टू सर, हम लोग बहुत परीक्षा में रिजल्ट दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाए थे, तब जाकर के रिजल्ट सब होना शुरू हुआ। और देखिए यहां पर जैसे हम आपको पॉलिटी पढ़ा दिए हैं, ज्योग्राफी पढ़ा दिए हैं, हिस्ट्री 5 से 7 में हो रहा है, तो 7 से 9 में हम फिर से अगला सब्जेक्ट कोई भी शुरू कर सकते थे, कोई भी अगला सब्जेक्ट शुरू कर सकते थे। लेकिन हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि संस्थान में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव नहीं करवाए हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम अपने संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों के साथ न्याय नहीं किए हैं, न्याय नहीं किए हैं, और बैच में पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। देखिए सुनिए बात को, ठीक है, सुनिए बात को, समझिए बात को। हमको ऐसा लग रहा है कि हम न्याय नहीं किए हैं संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों के साथ। बिट्टू सर ऑब्जेक्टिव करवाए हैं लगभग हर बैच में, और हाँ पूरा करवाए, वो हर सब्जेक्ट में करवाए हैं। अब वीडियो अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक तो है, सिलेबस जल्दी खत्म हो, आपको तो ऐसा नहीं है, सबको वीडियो अवेलेबल करवाया गया है, कोई भी देख सकते हैं, समझ गए। तो हम बैच में बहुत करने का प्रयास किए। देखिए जैसे मैथ ही है, एक तरीका से बनाए, नहीं बना तो दूसरा तरीका अपनाते हैं ना, वैसे ही हम बैच में बहुत प्रयास किया। आपके बैच में भी हम पॉलिटी करवाए थे ना, कुछ चैप्टर करवाए हैं, ज्योग्राफी भी कुछ चैप्टर करवाए हैं ना। आप 5 से 7 वाला को पूछ लीजिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री भी कुछ चैप्टर करवाए हैं, और मेडिवल भी कुछ चैप्टर करवाए हैं, लेकिन फिर हो नहीं पाया है। जबकि आप फाउंडेशन बैच में हैं, और फाउंडेशन बैच में, टारगेट बैच में देखिए सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ाना होता है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो अवेलेबल करवा देते हैं। लेकिन फाउंडेशन बैच की अगर हम लोग बात करें तो फाउंडेशन बैच में ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। और जीएस में देखिए 15 से 20 हजार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसी को दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे करके प्रश्न पूछता है। तो बिट्टू सर जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, उसमें आप गिनिएगा ना तो अप्रॉक्स में मान करके चलिए कि 8,000, 7 से 8,000 ऑब्जेक्टिव बिट्टू झा सर आपको करवाए हुए हैं। 7 से 8,000 ऑब्जेक्टिव 4 सब्जेक्ट मिला करके करवाए हुए हैं। हमारा अप्रॉक्स में मान के चलिए 10,000 ऑब्जेक्टिव हमको करवाना है, 10,000 ऑब्जेक्टिव हमको करवाना है, 10,000। लेकिन 10,000 ऑब्जेक्टिव में जानते हैं, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़े हैं, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़े हैं 50% आपसे बन जाएगा, 50% पर काम करना होगा। मतलब 10,000 जो ऑब्जेक्टिव बाकी है, और सबको बोल रहे हैं जो भी इस बैच में है, चीजों को सुनिए, समझिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका रिजल्ट हो परीक्षा में, तो सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पर भी अपने पकड़ को डेवलप कीजिए। देखिए अगर ये चीज आपको फायदा नहीं करता तो हम यहां पर नया बैच सब्जेक्टिव लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हमको ये करवाना चाहिए। एक बार पूरा करवा देते हैं, अब फिर जो है, और ऑब्जेक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिव जब हम करवाएंगे तो पुराना पीडीएफ में थोड़ा बहुत देखिए परिवर्तन होते रहता है, समझ गए। जैसे नया परीक्षा हुआ, कुछ क्वेश्चन ऐड होगा, कुछ स्किप होगा, तो पीडीएफ सब परिवर्तित होते रहता है हमेशा, समझे।
तो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एप्लीकेशन पर बैठ करके डिसिप्लिन्ड हो करके चीजों को कर सकते हैं, घर पर रहकर कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाते हैं घर पे रेगुलर पढ़ाई, तो आप आइए ना, आपका स्वागत है। जैसे कौन सब्जेक्ट से शुरुआत करें? पढ़ाना शुरू पॉलिटी से किए तो ऑब्जेक्टिव भी पॉलिटी से शुरू करें। चलिए ठीक है। अब मान लिया जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ, तो अब इस क्वेश्चन में बताना पड़ेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ, नहीं ना बताना पड़ेगा। तो अब मान लिया जाए कि वही रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ अलग हट करके प्रश्न होगा, तो वहां पर चीजों को बताएंगे। बात समझ रहे हैं? तो मतलब 50%। और ठीक है, पॉलिटी से ही शुरू करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है आप समझिएगा। आपको करना यह है कि आप चैप्टर वाइज पढ़ के आइएगा, चैप्टर वाइज पढ़ के आइएगा। पहला चैप्टर है, पढ़ के आइएगा। पढ़ के आप आइएगा ना, फटाफट हो जाएगा, तुरंत तुरंत हो जाएगा। अब पढ़ के नहीं आइएगा ना, नहीं हो पाएगा। समझे बात को? तो यहां पर कोई सब्जेक्टिव बैच के जगह ऑब्जेक्टिव दे देना, क्या विचार है आप लोग? हैं? जो क्लास नहीं किया है, जो क्लास नहीं किया है वो भी कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिसका जो भी छूटा हुआ है, 3 बैच में सब्जेक्टिव चल रहा है, 8 से 10, 10 से 12, 5 से 7, वहां आकर के आपका जो भी छूटा हुआ है आप वहां आकर के क्लास कीजिए। काहे नहीं एंट्री देगा? हम बोल देंगे ना आज, हम बोल देंगे आज, एंट्री काहे न देगा? आपके पास कार्ड होना चाहिए, एंट्री काहे न देगा? हाँ बोलिए। है? तो हम नहीं ना बोले थे, अब हम बोलेंगे तो एलो करेगा ना। हाँ ठीक है। और यही है, और क्या है, और कुछ ना है। तो अगले शुक्रवार से ऑब्जेक्टिव शुरू ना कर दे? कितने लोग चाहते हैं ऑब्जेक्टिव शुरू कर दे? ठीक है, हाथ गिरा लीजिए। अब सुनिए, एगो बात जानिए, अगर मान लिया जाए कि आप सब्जेक्टिव नहीं भी किए हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना। तो आप क्या कीजिएगा जानते हैं? अगर मान लिया जाए कि आपका मन है कि हम इसी बैच में पढ़ते रहे, तो आपको हम एक उपाय बतलाते हैं। आप अपने अगल बगल के साथी से, जो साथी आपका किया है, आप क्या कीजिएगा, उसका पॉलिटी का कॉपी ले लीजिएगा। सुनिए समझिए जो बात बोल रहे हैं। आप उसका पॉलिटी का कॉपी ले लीजिएगा, जो क्लास में लिखाए हैं वो। आप जाकर के संस्थान का नोट मत परचेज कीजिएगा, पीडीएफ नोट नहीं, कॉपी ले लीजिएगा अपने दोस्त से। किसी फोटो स्टेट के दुकान में जाकर उसका फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, चैप्टर वाइज पढ़ के आइएगा, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अगर आपको डाउट होगा, ऐसे डाउट हम रहने नहीं देंगे, अगर डाउट होगा तो आप उठ करके पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये भी एक उपाय है, इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। समझे बात को? क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव एक बार करवाने दीजिए हमको, और फिर एक बार हो जाएगा तो सब बैच में वही दे देंगे, हैं? वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवा देंगे क्या? और रिजल्ट के लिए ऑब्जेक्टिव पे पकड़ होना जरूरी है। और आप लोग अगर थोड़ा साथ दीजिएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा, जल्दी होगा। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तब फिर दिक्कत है। एडमिशन कौन चीज का लेना पड़ेगा? कौन चीज का एडमिशन लेना पड़ेगा? एडमिशन कौन चीज का लेना पड़ेगा?
आप जब इंक्वायरी किए होंगे तो आपको बतलाया गया होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवाया जाएगा। नहीं बतलाया गया, इंक्वायरी में नहीं बोला था, नहीं बोला था, बोला था। अच्छा, हो सकता है नहीं बोला, बोला था। नहीं, एडमिशन फाउंडेशन में एडमिशन लिए है ना, हो तो गया। अब एक ही चीज के लिए कितना बार आप पैसा दीजिएगा हमको, समझ गए? तो एक बार पैसा दे दिया, बार बार पैसा थोड़े देना है, बार बार नहीं देना है, ठीक है? तो आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हैं? पीडीएफ देंगे, पीडीएफ, पीडीएफ देंगे, ठीक है? हैं? क्या बोल रहे हैं? है, शांत रहिए तो। पांच से सात, 5 से 7 हिस्ट्री का क्लास कर सकते, ये बोल रहे हैं? हे भगवान, पूरा रामायण हो गया, सीता का कौन अपहरण किया ये पते नहीं चला। एक बात बताइए, सुनिए, 7 से 9 वाले हैं आप लोग। जब मॉडर्न शुरू किए थे, मॉडर्न शुरू, जब मॉडर्न शुरू किए थे, हमको लगता है लगातार 1 सप्ताह तक बोले थे, नहीं बोले थे? पूछिए, बोले थे ना? कहां थे आप? गए होंगे आप मौसी के बियाह में, तो आपको तो कुछ अता पता है नहीं महाराज। तो एक बार और जान लीजिए, कौन कौन लोग इस बात से अवगत नहीं है कि 5 से 7 में आप आकर मॉडर्न पढ़ सकते हैं? सब लोग अवगत हैं, सिर्फ वही तो अवगत नहीं था। बताइए, लगातार 1 सप्ताह, जब मॉडर्न शुरू करने वाले थे, लगातार 1 सप्ताह तक इस बैच में बोले हैं। अब 5 से 7 में आकर के मॉडर्न पढ़िए, 5 से 7 में आकर के मॉडर्न पढ़िए, 5 से 7 में आकर के मॉडर्न पढ़िए, नहीं बोले हैं जी? ए, लड़की लोग बोले हैं ना? बताइए, लड़की लोग अवगत है? आप तो लड़कियों से गेल गुजरल है महाराज। अरे नया नया, पुराना लड़का है वो, पुराना लड़का है वो। है? चलिए, हल्ला मत कीजिए, इससे आगे मिलेंगे। धन्यवाद। निकलने दीजिए हमको, तब निकलिएगा।